हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आपने जो चैप्टर 7 है धारा का चुंबकीय प्रभाव उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन है पार्ट फर्स्ट में। आपको पार्ट फर्स्ट जो है जरूर देखना चाहिए और रिकमेंड भी करूंगा मैं, सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखिए और उसके बाद आप पार्ट सेकंड मतलब बायोसेवर्ट नियम को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी हमारे पास एक धारावाही चालक तार है तो उस धारावाही चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पढ़ चुके हैं। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र बनना है उस चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होगा, कौन से लॉज होंगे, तो उसके लिए फ्रांस के दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सेवर्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1820 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए, बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये एप्लीकेबल है किसी भी धारावाही चालक तार के लिए और जब धारावाही चालक तार में भी ये एप्लीकेबल है आपका करंट एलिमेंट के लिए। करंट एलिमेंट हिंदी में कहते हैं इसको धारा अवयव या धाराखंड। इसके लिए धाराखंड, छोटे से धाराखंड के लिए ये एप्लीकेबल है। देखिए इसका नियम क्या है, किस तरीके से उन्होंने नियम प्रतिपादित किए, किस तरीके से उन्होंने नियम बनाए। तो उसके लिए लेट अस सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, शेप नहीं बना, अच्छा मतलब डायग्राम अच्छा नहीं बना, अरे यार स्ट्रेट ही ले लेता हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम इस धाराखंड को, सॉरी ये जो हमारे पास धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार को हम छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। छोटे छोटे से खंड बना सकते हैं। जैसे धारावाही चालक तार है, एक छोटा सा खंड हो गया, एक छोटा सा खंड, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं धारा खंड। क्या कहते हैं, धारा खंड या अल्पांश या करंट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं करंट एलिमेंट। तो इस करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो आपको हमेशा एक चीज यहाँ पे याद रखना है जो कि कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं बता दूंगा कि ये इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपसे एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो इसका फाउंडेशन या फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ कोशिश ये रहती है मेरी कि सारे के सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद आपको ये रखना है कि बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमारा कूलम का नियम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो बिंदु आवेश के कारण एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास बिंदु आवेश है, ठीक है, तभी हम कूलम का नियम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े आवेश है तो हम कूलम का नियम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रकार जो हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, धाराखंड के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को छोटे छोटे धाराखंडों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा धाराखंड हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा धाराखंड हो गया और इसकी लंबाई हुई L। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो धाराखंड लेंगे करंट एलिमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, DL से, और DL जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, DL की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो करंट के डायरेक्शन में होगा। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन जो है हमारा DL का होगा। अगर करंट डाउनवर्ड है तो DL का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। सुनो नेक्स्ट, लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसे DL से R दूरी पर, इस धाराखंड से R दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लेट अस सपोज कि DL और R के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनना है ये हमारा कितना है, थीटा है।
तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो धाराखंड dl के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है dB करंट धारा I के समानुपाती है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम धारा के मान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो इसका मतलब है dB जो है ये प्रोपोर्शनल है I के। मैग्नीट्यूड लेते वेक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि dB धाराखंड dl के समानुपाती है। कैसे है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं। dl के समानुपाती हैं, सो नाउ dB is proportional to dl। मतलब जितना ज्यादा बड़ा धाराखंड ले लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हमने ये ऑब्जर्व किया, थर्ड पॉइंट हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस एंगल थीटा पर भी निर्भर करता है। हमने अलग अलग एंगल पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जो इस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर था। हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया इस पॉइंट पे जब एंगल 0 डिग्री था। हमने ये पाया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है। मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, 0 डिग्री पे मिनिमम है, और 0 डिग्री पे मिनिमम किसका वैल्यू होता है? साइन का वैल्यू। 90 डिग्री पे मैक्सिमम किसका वैल्यू होता है? साइन का वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो थीटा पे डिपेंड करता है वो साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि dB साइन थीटा के समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो इसका मतलब dB is proportional to sin theta। एंड फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि dB जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और दूरी जितना हम बढ़ा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है। दूरी अगर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। दूरी बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड घटता है। तो इसका मतलब dB दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब dB is proportional to 1/r²। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करता है, और मैग्नेटिक फील्ड इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग? वाल-सेवर्ट्स नियम के अनुसार। सो नाउ यहाँ पे चारों नियम को मिलाएंगे तो चारों समीकरण से क्या जाएगा? dB is proportional to I dl sin theta by r²। अब यहां पे से समानुपाती का जब साइन हटाते हैं तो समानुपाती का यहां पे साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k I dl sin theta by r²। और यहाँ पे k जो है एक समानुपाती नियतांक है, और इसका मान क्या लिखेंगे? नीचे आप लाइन लिखेंगे, एक लाइन कि k एक समानुपाती नियतांक है, और इसका मान चालक के चारों ओर के माध्यम तथा पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में मेजर कर रहे हैं या सीजीएस सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, उस चीज पे भी ये निर्भर करता है। तो k का मान क्या लिखेंगे? k का मान माध्यम पे निर्भर करता है, तथा जो हम पद्धति यूज करें मात्रक पद्धति, उस मात्रक पद्धति पे भी निर्भर करता है। तो बाय एक्सपेरिमेंट ऐसे पद्धति में एसआई
पद्धति में, ऐसे पद्धति में k का जो वैल्यू होता है, k का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज इक्वल टू 10 टू माइनस 7 टकला मीटर पर एम्पियर। क्या है? टकला मीटर पर एम्पियर। टकला मतलब टेस्ला, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बहुत बढ़िया। तो ये k का वैल्यू होता है, और जहां पे जो म्यू नॉट हमने यूज किया है, म्यू नॉट इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7, वही मीटर टकला मीटर पर एम्पियर। इसको हम कहते हैं, म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। निर्वात की चुंबकशीलता का मतलब है कि किसी भी चुंबकशीलता का मतलब समझते हैं। निर्वात की तो किसी अलग अलग माध्यम की हो सकती है। निर्वात की चुंबकशीलता का मतलब ये हो गया कि कोई भी माध्यम है, उस माध्यम में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? सपोर्ट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है, या उसको घटाता है। तो उसी का मेजरमेंट कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है या कितना उसका विरोध कर रहा है, उसी का जो माप है वो माप बताता है चुंबकशीलता, ठीक है। तो ये माध्यम की चुंबकशीलता, सॉरी निर्वात की चुंबकशीलता होगी। अगर माध्यम की चुंबकशीलता है तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। निरपेक्ष चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता है तो उसको हम म्यू अपॉन म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो आगे नेक्स्ट कभी लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन dv इज इक्वल टू जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। इतना टेस्ला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? किसी धाराखंड dl के कारण, क्योंकि धाराखंड छोटा सा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे बहुत छोटा सा होगा, इसलिए हमने इसको dv से दर्शाया। कभी कभी दिमाग में आ सकता है आपके कि सर यहाँ पे b से क्यों नहीं दर्शाया, हमने dv से ही क्यों दर्शाया? क्योंकि dv एक बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है जो उत्पन्न हो रहा है इस छोटे से धाराखंड के कारण, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, हम इसके सदिश रूपों की बात करते हैं। इसका सदिश रूप कैसे लिखेंगे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पर, उसकी दिशा को कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उसके दिशा को कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसका सदिश रूप हो जाएगा, सदिश रूप सिंपल है कि जो dB है हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। यहाँ पे r से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r, I dl क्रॉस r बाय r का क्यूब। देखिए sin थीटा किसमें था? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे dl और r के बीच में क्या जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो आपका dl तथा r के बीच का है। इसके बीच क्या है? dl तथा r के बीच में, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? थीटा जो है, सॉरी sin थीटा को हटा के यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है AB sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b, a क्रॉस b, ठीक है। तो ये जो है इसका वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप वायु सेवर्ट के नियम का। यूनिट वही है टेस्ला, टकला यूज करेंगे, टेस्ला यूज करेंगे, ठीक है। ज्यादातर जगह हम टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर ही यूज करेंगे। अच्छा, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, किस दिशा में है मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को निकालने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या? राइट हैंड थंब रूल। इंग्लिश में लिख देता हूं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल में मतलब इसको सुनो, दिशा जो है वो हम गेट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल को हम दाहिने हस्त
या अंगुष्ठ नियम कहते क्या कहते हैं हिंदी में दे रखे हैं, या इसको दक्षिणावर्त पेश का नियम भी से भी निकाल सकते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, एक धारावाही चालक तार है, मान लेते इसमें धारा ऊपर की तरफ बह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना दाएं हाथ लेंगे और दाएं हाथ से हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को, इस धारावाही चालक तार को इस तरीके से पकड़ेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा में है। अगर अंगूठा धारा की दिशा में है तो ये जो फिंगर होगा, फिंगर की जो दिशा है, जो उंगलियों की जो दिशा है, उंगलियां इस तरीके से रोटेट हो रही है ना यहाँ पे, इस तरीके से हम घुमाएंगे ना, जिस तरीके से इसको ग्रिप करेंगे, पकड़ेंगे, तो ये जो उंगलियां जिस दिशा में हम घुमाएंगे, ये घुमाने की जो दिशा होगी ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसकी दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी पॉइंट पे, लेट सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अंगूठे को करंट की दिशा में ले जाएंगे और यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उंगलियों को ले जाएंगे, टर्न कर देंगे इस तरीके से, और वहां पे थोड़ा सा इस तरीके से क्या करो, फोर्स दबाओ, टक करके फोर्स दबाओ, टक। तो यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, सीधे जाएगा। अगर इस पॉइंट पे निकाल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कट करो, इधर जाएगा, यहाँ पे इधर फोर्स लगाओ तो यहाँ पे, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्सेंट्रिक, वो सेकेंडरी वृत्त बनते हैं। क्या बनते हैं, सेकेंडरी वृत्त बनते हैं इस तरीके से। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर इसकी दिशा निकालना हो तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे टेंजेंट जो है, मतलब इसमें जो स्पर्श रेखा होगा, उस स्पर्श रेखा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, करंट इस दिशा में है, पॉइंट यहाँ पे P, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो है कहाँ जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। या इस तरीके से लगाते हैं कि उसको पुश करते हैं, क्या करेंगे, पुश करेंगे, पुश करने का जो डायरेक्शन होगा फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनवर्ट द प्लेन, इनवर्ट के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिशा जो है, मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो इनवर्ट द प्लेन, मतलब लंबवत अंदर की तरफ, लंबवत अंदर की ओर, ठीक है ना, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट होगा। बहुत बढ़िया, सुंदर सा, सुंदर, ठीक है ना, इनवर्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जो क्रॉस का साइन यूज करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस का साइन होता है इनवर्ट, हिंदी में लिख देना लंबवत प्लेन के अंदर, लंबवत प्लेन के अंदर। अगर हम कहीं पे डॉट्स दिखाते हैं तो डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लिख देना लंबवत प्लेन के बाहर की तरफ। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि करंट इस दिशा में, फिंगर इस पॉइंट पे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा ये, तो ये बाहर की तरफ का मतलब आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाएंगे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बायो-सेवर्ट्स का नियम। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कुछ पॉइंट्स, वैसे वैसे आप उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, बायो-सेवर्ट लॉ को नोट कर लीजिए। आपका नोट्स जो है बहुत अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बन जाएगा। और कोशिश कीजिए जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आप नोट्स बनाएं, हर एक पॉइंट को लिखिए, ताकि आपको उस टॉपिक को पढ़ने में इन फ्यूचर अगर उस टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और उसमें बात करेंगे बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम को कहाँ हम यूज कर सकते हैं, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक करके उत्साहवर्धन जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।